शार्प स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं गणित का ज्यामिति वाला पोर्शन, जहां से यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हमारी जो भी वीडियो यूट्यूब पे पड़े आप सब तक पहुंच सके आसानी से। तो चलिए आज शुरू कर रहे हैं ज्यामिति। तो ज्यामिति में सबसे पहले देख लेते हैं, दिया गया बिंदु। तो बिंदु वह होता है जिसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना मोटाई होती है। तो ये बिंदु दिया गया और बिंदु के कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं। जैसे पहला दिया है, किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा दिया है, दो विभिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तीसरा दिया है, तीन या अधिक बिंदु संरेख कहलाते हैं यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हैं। चौथा दिया गया, तीन या अधिक बिंदु जो एक रेखा पर स्थित नहीं होती हैं असंरेख कहलाती हैं। दो बिंदुएं सदा संरेख होती हैं। फिर दिया है, चार या चार से अधिक बिंदु यदि किसी वृत्त की परिधि पर हैं तो वे एक वृत्तीय कहलाती हैं। कोई भी तीन बिंदु यदि असंरेख है तो वे एक वृत्तीय होती हैं। तो यहाँ से दिया गया है, जैसे यहाँ पे एक बिंदु है तो इस बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक ऐसे खींच दिए, दूसरा खींच दिए, तीसरा खींच दिए, चौथा खींच दिए। इस तरह से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। फिर कह रहा है कि अगर दो बिंदु हैं तो उनसे हम केवल एक रेखाएं खींच सकते हैं। तो अगर यहाँ से एक बिंदु ये मान लेते हैं, एक बिंदु ये मान लेते हैं, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली केवल एक ही रेखा हम खींच सकते हैं। दूसरी रेखा अगर थोड़ा सा इधर उधर खींचेंगे तो वो दूसरे बिंदु को स्पर्श नहीं करेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर एक बिंदु दिया है तो वहाँ से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। अगर दो बिंदु दिया गया है तो वहाँ से हम केवल एक रेखा खींच सकते हैं। दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल हम एक रेखा खींच सकते हैं। और कह रहा है, तीन या अधिक बिंदु संरेख कहलाते हैं यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो यहाँ से बता दें, अगर तीन रेखाएं इस प्रकार से हैं कि वे किसी एक सरल रेखा पर स्थित हों तो इन बिंदुओं को हम संरेख बोलते हैं। अगर इनमें से एक भी बिंदु इस रेखा पर स्थित नहीं होगी तो ये बिंदुएं असंरेख कहलाएंगी, मतलब संरेख नहीं कहलाएंगी। संरेख का मतलब होता है सीधी रेखा पर स्थित या ऋज रेखा पर स्थित। तो अगर तीनों बिंदु किसी एक रेखा पर स्थित हों तो उनको हम संरेख बोलते हैं। अगर एक रेखा पर स्थित नहीं हैं तो उनको हम असंरेख बोलते हैं। तो अगर दो बिंदु हैं तो वो हमेशा संरेख ही होती हैं, क्योंकि दो बिंदुओं को हम किसी एक रेखा से मिला सकते हैं, तो इनको हम सदा संरेख बोलते हैं। यानी कि दो बिंदु जो होते हैं वो सदा संरेख होते हैं। फिर कह रहा है, अगर चार बिंदु हैं तो अगर चार बिंदु किसी वृत्त की परिधि पर स्थित, जैसे ये मान लेते हैं वृत्त है, यहाँ पे एक बिंदु हो गया, यहाँ पे दो हो गया, यहाँ पे तीन हो गया, यहाँ पे चार हो गया। अगर ये चारों बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हैं तो उनको हम एक वृत्तीय बोलते हैं। और अगर ये चारों बिंदु असंरेख हैं तो हमेशा एक वृत्तीय ही होते हैं। तो यहाँ पे दिया भी गया है, यदि कोई तीन बिंदु असंरेख हैं तो वे एक वृत्तीय होते हैं। तो यहाँ से ये हो गया। फिर इसके बाद देख लेते हैं रेखा। ऐसी सरल रेखा जो दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सकती है उसे रेखा कहते हैं। यानी कि यहाँ पे चित्र दिया गया है, इसको हम दोनों तरफ, यहाँ पे एरो का निशान दिया गया है तो दोनों तरफ हम अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इसको हम रेखा बोलेंगे। इसके बाद दिया गया है रेखाखंड। रेखाखंड रेखा का एक टुकड़ा होता है जिसके दो अंत्य बिंदु होते हैं। यानी कि जो रेखाखंड होता है, रेखा का एक भाग होता है जिसमें दोनों तरफ अंत्य बिंदु मतलब दूरी निश्चित होती है, उसको हम बोलते हैं रेखाखंड। यानी कि रेखा का एक खंड या रेखा का एक टुकड़ा। इसके बाद किरण दिया है। एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है उसे किरण कहते हैं। मतलब कि ऐसी रेखा जिसमें एक तरफ अंत बिंदु हो और दूसरी तरफ हम इसको बढ़ा सकें तो उसको हम बोलते हैं किरण। और इसके बाद दिया गया समांतर रेखाएं। किसी एक तल में स्थित वह दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सब जगह समान होती है समांतर रेखाएं कहलाती हैं, या जिनको दोनों तरफ बढ़ाने पर उनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलता समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं
यहाँ से दो रेखाएं इस प्रकार दी गई हैं, इन दोनों के बीच की दूरी सब जगह जो है समान है, और जिन दो रेखाओं के बीच की दूरी सब जगह समान होती है, लंबवत दूरी सब जगह समान होती है, उसको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो समांतर रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। जैसे पहला दिया है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां हमेशा समान होती हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये जो दोनों रेखाएं दी गई हैं, इनके बीच की लंबवत दूरी जब हम मापेंगे सब जगह क्या होंगी, समान होंगी। फिर दूसरा दिया है, यदि समांतर रेखाएं एक ही सतह के साथ समान कोण बनाएं तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, ये चित्र दिया गया है, यहाँ से अगर इस कोण को हम यक्स माने और ये भी कोण यक्स हो, यानी कि कोई एक तल है, ये रेखा जो है इसको हम एक तल मान लेते हैं। तो इस तल से दो रेखाएं, एक ये और एक ये, अगर समान कोण बनाए यानी कि यक्स और यक्स समान कोण बनाए तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। या फिर इसका उल्टा हम कह सकते हैं, अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो वो किसी सतह से समान कोण बनाएंगी। या हम कह सकते हैं, अगर दो रेखाएं किसी सतह से समान कोण बना रही हैं तो वे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसके बाद आगे दिया गया है कोण। यदि दो रेखाओं या किरणों का एक ही अंतबिंदु हो तो इससे बनी आकृति को कोण कहते हैं। अंतबिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। यानी कि यहाँ से देख सकते हैं, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये दोनों किरण हैं, इन दोनों के अंतबिंदु हैं और दोनों के अंतबिंदु यहाँ पे आके मिल रहे हैं। तो जहाँ पे आके मिलते हैं उसी को हम कोण कहते हैं। और इसका जो अंतबिंदु होता है दोनों का, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं आके, उसी को हम शीर्ष कहते हैं। तो इसको हम कोण का, ये कोण का शीर्ष कहलाएगा और इसको हम कोण बोलते हैं। आगे देखते हैं कोण के प्रकार। सबसे पहला प्रकार दिया है न्यून कोण। तो न्यून कोण वह कोण जिसकी माप 90 अंश से कम होती है, वह न्यून कोण कहलाता है। तो यहाँ पे चित्र भी दिया गया है, ये कोण जो है 90 अंश से छोटा है और 90 अंश से छोटे कोण को हम बोलते हैं न्यून कोण। इसके बाद दूसरा दिया गया है सम कोण। वह कोण जिसकी माप 90 अंश होती है सम कोण कहलाता है। यहाँ पे बिल्कुल लंबवत रेखा है, तो ये यहाँ से 90 अंश का कोण बना रही है, और जो रेखा 90 अंश का कोण बनाती है या 90 अंश का जो कोण होता है उसी को हम सम कोण बोलते हैं। आगे देखते हैं, तीसरा प्रकार है अधिक कोण। तो वह कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम होती है उसे अधिक कोण कहते हैं। यानी कि 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसको हम बोलते हैं अधिक कोण। तो इसके बाद ये चित्र भी दिया गया है, ये अधिक कोण का चित्र है, ये देख सकते हैं 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। फिर दिया गया है ऋज कोण। 180 अंश के कोण को ऋज कोण कहते हैं। तो अगर कोई कोण 180 अंश का है तो उसको हम ऋज कोण बोलते हैं, और 180 अंश का जो कोण होता है वो बिल्कुल सीधी रेखा पर होता है, यानी कि ऋज रेखा पर होता है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको ऋज कोण। फिर है प्रतिवर्ती कोण। वह कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम होती है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यानी कि 180 अंश से ज़्यादा हो और 360 से कम हो तो उसको हम बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। तो यहाँ से देख सकते हैं ये 180 अंश है, इससे ये जो है इतना ज़्यादा है, तो ये जो है 360 से कम है और 180 से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। इसके बाद दिया गया संपूर्ण कोण। जो 360 अंश का कोण होता है उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं, और जो संपूर्ण कोण होता है वो जो है किसी एक बिंदु पे बनता है, तो ये पूरा कोण जो है संपूर्ण कोण कहलाएगा। इसके बाद है पूरक कोण। दिया गया है यदि दो कोणों की मापों का योग 90 अंश हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे दो कोण होने चाहिए और दोनों का योगफल अगर 90 अंश आ रहा है तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे के पूरक बोलेंगे। जैसे हम लिख दें 40 + 50, 40 और 50 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 90। तो 40 और 50 अंश का जो कोण है, इस कोण को हम एक दूसरे के पूरक कोण कहेंगे। जैसे हम कह दें 40 अंश का कोई कोण है, इसका पूरक कोण कितना होगा, तो हम एक ऐसा कोण लेंगे जिसको 40 में जोड़ने पर 90 हो जाए, यानी कि 50। तो 40 का पूरक कोण 50 है और 50 का पूरक कोण 40 है। या फिर 30 और 60 भी ले सकते हैं, 30 और 60 को जोड़ेंगे तब भी आएगा 90।
तो 30 का पूरा कोण 60 हो जाएगा, 60 का पूरा कोण 30 हो जाएगा। इस तरह से यानी कि कोई भी दो कोण लें, अगर दोनों को जोड़ने पर 90 अंश होता है तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद दिया गया है समपूरक कोण। कह रहा है यदि दो कोणों की मापों का योग 180 अंश हो तो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। तो जैसे पूरक था उसी तरह से समपूरक है। इसमें क्या है कि मतलब दोनों का योग जो है वो 180 अंश होना चाहिए। जैसे हम लिख दें 100 + 80, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो 100 का समपूरक कोण 80 होगा, या फिर 80 का समपूरक कोण 100 होगा, या हम कह सकते हैं 70 + 110, इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 180 होगा। तो 70 का समपूरक कोण 110 है और 110 का 70 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में इस तरह से पूछता है, कहता है अगर एक कोण 70 अंश का हो तो इसका समपूरक कोण क्या होगा। तो हम सीधा सीधा मतलब कि जानेंगे, अगर समपूरक कोण कह रहा है तो 70 में कितना जोड़ दें कोई 180 हो जाए, तो इसका 70 का समपूरक कोण हो जाएगा 110 अंश। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर इसको PDF के रूप में प्राप्त करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी का अगले वीडियो में मिलते हैं कल। तो सबसे पहले तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को